Hello students, today we are going to revise the chapter chemical kinetics। जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था उसको हम समराइज़ करके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है फॉर्मूलाज है उन सबको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो काइनेटिक्स में सबसे पहले जो चीज़ आती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। काइनेटिक स्टडी का मतलब केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे किसी भी चीज़ का रेट होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, आर इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसनट्रेशन विथ टाइम। ओके, तो ये कितना रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन चेंज हुआ, उसके साथ में कितने टाइम इंटरवल में चेंज हुआ, वो हो गया रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी हम यूनिट यदि निकालते हैं तो यूनिट क्या हो जाएगी, कंसनट्रेशन की यूनिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो कंसनट्रेशन टाइम इनवर्स, कंसनट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर। टाइम मोस्टली जो है वो सेकंड में लेते हैं, सेकंड या मिनट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम इनवर्स लिख देंगे। दिस इज़ द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दो तरह से निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का। फर्स्ट लेते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और सेकेंडली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जैसे एक टाइम इंटरवल के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं 20 मिनट या 20 सेकंड से 40 सेकंड के बीच में जो कंसंट्रेशन है वो इतना इतना चेंज हुआ, तो एक टाइम इंटरवल हो गया ना। उस टाइम इंटरवल के बीच में कितना रिएक्टेंट का यदि चेंज करते हैं तो आपको पता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ में डिक्रीज़ होता है। रिएक्टेंट तो खर्च होता है ना, कंज्यूम होता है, तो वो डिक्रीज़ होता है। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ में इंक्रीज़ होता है। तो ये डिक्रीज़ होता है ना, इसलिए इसको माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं और प्रोडक्ट का प्लस साइन से। तो इस तरह से आप उसका एवरेज रेट जो है वो निकाल सकते हो। अब डेल्टा आर है तो डेल्टा आर का मतलब क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन R2 माइनस R1 लेते हैं, ठीक है, डेल आर। और ऐसे ही प्रोडक्ट का P2 माइनस P1, और ये टाइम इंटरवल हो गया T2 माइनस T1, और इस तरह से। अरे नो असल में डेल्टा आर को कैसे लिख देंगे, दैट इज़ R2 फाइनल माइनस इनिशियल, और डेल्टा P क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस तरह से हम इनके कंसंट्रेशन जो है वो लिखते हैं और ये टाइम इंटरवल हो जाता है। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या हो गया, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे यदि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो इसमें जो है ये टाइम इंटरवल जो है लिमिटेड टू जीरो, कोई टाइम इंटरवल नहीं रहेगा, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस डी आर अपॉन डी टी रिएक्टेंट के लिए और डी पी अपॉन डी टी प्रोडक्ट के लिए। तो ये हो गया इसका डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये मैंने 2 बार लिख दिया दिखता है, चलिए कोई नहीं, जो ऊपर है वही यहाँ पे हम। अब आपको एक रिएक्शन जो है कंसीडर करते हैं, ये देखो यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन दिया हुआ है ए प्लस बी बी ए, इस तरह से कोई भी जनरल रिएक्शन है। उसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंप्लीट रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन उसका कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ध्यान देंगे हम, यहाँ पे हमने लिखा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। जब कोई चीज़ आप ब्रैकेट में लिख देते हो ना, इसका मतलब क्या होता है, उसकी कंसंट्रेशन को हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन दैट टाइम इंटरवल, और 1/a, ए और बी और ये सब क्या है आपको पता है, बैलेंस करने के लिए हम जो स्टोइकियोमेट्रिक नंबर लिखते हैं ये वो नंबर्स हैं। तो इस तरह से जो नंबर होगा उसको यहाँ पे आप नीचे डिवीज़न में लिख दोगे। ओके, जैसे बी वाला है तो बी के लिए 1/b, सी है तो 1/c। और एक चीज़ रिएक्टेंट के लिए यहाँ पे हम माइनस साइन यूज कर रहे हैं क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो कम हो रहा है, और प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे प्लस साइन। तो ये हो गया 1, ये डी के लिए और ये सी के लिए। अरे ना बस इस चीज़ को ध्यान दोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखो हमने एक एग्जांपल लिया, जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ उसी को शॉर्ट में मैंने यहाँ पे किया है एग्जांपल क्वेश्चन। जैसे ये एक रिएक्शन दे दिया, ठीक है। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि इसके लिए रेट एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन जो है एवरेज रेट लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, ये रिएक्टेंट है तो डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी, नीचे क्या कर देंगे 1/2, साइन कौन सा डालेंगे, माइनस का। फिर NO2 के लिए क्या लिखेंगे 1/4 NO2, फिर ये O2 के लिए क्योंकि 1 है तो 1 ही लिखेंगे। अरे ना बस में इस तरह से आप एवरेज रेट जो है वो किसी रिएक्शन का लिख सकते हो। अब यदि इसमें किसी का भी कंसंट्रेशन एक का दिया हुआ है और आपसे दूसरे का पूछते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन N2O5 का जो दिया हुआ है 2.33 मोल्स पर लीटर, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। आफ्टर 184 मिनट्स इट बिकम
2.08 मोल पर लीटर। ठीक है, रिएक्टेंट है तो पहले उसका कंसंट्रेशन हायर है, फिर उसका लोअर हो गया। अब आपको एवरेज रेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये लिख देंगे एवरेज रेट इक्वल्स टू, इसका डेटा है तो ये वाला इक्वेशन डाल देंगे, फिर बाकी सब नहीं डालना है। इसका डेटा है तो इसके लिए लिखेंगे तो इट इज़ -1/2 और फिर ये चेंज इन कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ओके, अब ये तो हुआ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, एवरेज रेट हो गया ये, किसी एक की कंसंट्रेशन के डेटा से हम पूरी रिएक्शन का एवरेज रेट जो है वो निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यदि NO2 का होता तब भी हम निकाल सकते थे, 1/4 कर देते, O2 का होता तो हम निकाल सकते थे। अब इसमें क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ एक और सेकंड पोर्शन डाला है कि यू हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ठीक है, NO2 के फॉर्मेशन का रेट क्या होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन ये हमें नॉन हो गया और ये चीज़ जो है वो अननोन हो गई, लेकिन ये दोनों इक्वलाइज है ना, हम इसको इक्वलाइज कर सकते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NO2O5 ये हमने निकाल लिया, ये रेट ऑफ रिएक्शन भी हो गया। उसके बाद रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 ये इस तरह से लिख देंगे आप, अब इसको इधर लिख दोगे NO2 अपॉन ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इट मीन्स as we compare with the rate of formation of NO2 with the total rate of reaction, it is 4 times है ना, जो total rate of reaction एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है उसके कंपैरिजन में NO2 जो है वो 4 टाइम्स बनता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, है ना। तो ये जो हुआ ये हुआ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी थोड़ा फास्ट चल रहे हैं है ना, क्योंकि रिवीजन है। फिर है रेट लॉ एक्सप्रेशन। कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर रेट लॉ कैसे लिखते हैं, तो फिर से हमने वही इक्वेशन लिया। अब रेट लॉ में क्या लिखते हैं, देखिए आर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। तो कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। फिर यहाँ पे ये जो पावर्स लगाए हैं एक्स और वाई, इसका मतलब क्या है, ये ए और बी जो दिए हुए हैं ना यहाँ पे, ये जो स्टाइक्योमेट्रिक नंबर है इसको यहाँ पावर में नहीं लिखना है। ये जो वैल्यूज आएगी एक्स और वाई की, ये टोटली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है ना। यू नो दैट कि हम एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि ए की पावर क्या आएगी, बी की पावर जो है वो क्या आएगी, तो उससे हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और ये के लिख दिया, के इज़ द रेट कॉन्स्टेंट। अब दोनों को जब आप पावर्स को ऐड करते हो तो दिस इज़ द रेट लॉ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेट लॉ इक्वेशन। ये इक्वेशन हो गया रेट लॉ का। अब उस रेट लॉ के अंदर जब आप x और y की पावर्स को ऐड कर देते हो, x प्लस वाई की पावर को जब हमने ऐड किया तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपने सुना होगा वो क्या आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स क्या हुआ, in the rate law the power of concentration of A and B by adding the power of concentration of A and B is ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एक्स और वाई की जब ये है इसकी पावर्स को जब आप ऐड करोगे तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है। ठीक है, और ये जो वैल्यू आती है टोटली एक्सपेरिमेंटल होती है। हम इस रिएक्शन को, इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते कि इसमें एक्स का वैल्यू क्या होगा और वाई का वैल्यू क्या होगा, है ना। टोटली जो है वो एक्सपेरिमेंटल है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है के क्या होता है, रेट कॉन्स्टेंट। तो ये जो रेट कॉन्स्टेंट है इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं, इसकी यूनिट अब आप फॉर्मूला में देखोगे के क्या आ जाएगा, आर अपॉन दिस वन। तो आर क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, हमने यहाँ पे लिख ली, 2 बार लिखी गई वैसे भी, मोल्स पर लीटर और टाइम इनवर्स, है ना। ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद ए और बी क्या है, कंसंट्रेशन है, तो ये हो गया कंसंट्रेशन, किस में लिखते हैं, मोल्स पर लीटर में। एक्स और वाई को ऐड कर दोगे, ये तो एक्स और वाई क्या हो गया, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यूनिट ऑफ के है वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। कौन सा ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो आपको पता है 3 तरह के होते हैं ना, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जो अपने दिए हुए हैं वो तो केवल 0 और फर्स्ट है, बाकी सेकंड ऑर्डर भी होता है, थर्ड ऑर्डर तक जो है वो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x प्लस वाई इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन।
इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी हमने बताया कि आप कोई भी रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हो और उसके अंदर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस की जो पावर आती है उनको हम प्लस कर देते हैं और वो जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ये टोटली जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 ऑर्डर भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है ना, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। इस तरह से डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी देयर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब तो ये हुआ कि वो उसकी पावर के अकॉर्डिंग रेट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, वो पावर 0 है, इसका मतलब उसकी एक पावर, जैसे अभी मैं ये लिख दूँ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ए की पावर से इंडिपेंडेंट, ए की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ए की कंसंट्रेशन को आप चेंज भी करते हो तो। और बी की कंसंट्रेशन के लिए ये क्या हो गया, बी के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे पावर यदि 1 है तो ऑर्डर फॉर बी क्या हो जाएगा 1। तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये क्या हो गया 1। टोटली तो ये रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। यदि आपसे ऐसे पूछा जाए कि ए के रेफरेंस में इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो ए के रेफरेंस में ये है 0 ऑर्डर रिएक्शन, बी के रेफरेंस में इसका ऑर्डर क्या है, बी के रेफरेंस में इसका ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर, टोटल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर है। और फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कभी कभी फ्रैक्शन में भी होता है। ठीक है, डिपेंड करता है रिएक्शन की कंडीशंस पे। तो यदि हम ऐसे कोई रिएक्शन है उसके अंदर यहाँ पे जैसे ये आ गया हाफ और ये आ गया 2, ऐसे भी हो सकता है। तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर तो क्या हो जाएगा 2.5। ए के रेफर में क्या हो जाएगी, इट इज़ हाफ ऑर्डर रिएक्शन, बी के रेफरेंस में हो जाएगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आ रही ना बात समझ में। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल है और उसका वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हमने बात की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, टोटली एक्सपेरिमेंटल होता है। अब मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, कोई भी रिएक्शन होता है उसमें पार्टिकल्स आपस में स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, है ना, और जब कोलिजन होता है तब जाकर के प्रोडक्ट बनता है। तो एट ए टाइम, है ना, एक साथ कितने पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, एक साथ कितने पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे कोई रिएक्शन ए प्लस बी है, तो इसमें एक पार्टिकल ए का और एक बी का ये कोलाइजन कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं ए बी। तो इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी 2। तो इसको हम क्या बोल देंगे, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब और एग्जांपल जैसे एक दो, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा उसमें तो एक ही मॉलिक्यूल रहता है एक टाइम में, तो इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी 1। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, यूनिमॉलिक्यूलर। अरे बात समझ में, एक टाइम में कितने पार्टिकल्स जो है वो कोलाइड कर रहे हैं। अब ये जो रिएक्शन है इसके अंदर कितने पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे, 2 इसके और 1 इसका, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई इसकी, ट्राई मॉलिक्यूलर। तो अब इनके अंदर ये जो रिएक्शंस हैं इसमें हम किसको देख करके बता रहे हैं इसकी मॉलिक्यूलरिटी, रिएक्शन इक्वेशन को देख के बता रहे हैं ना। इसमें 1 है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी यूनिमॉलिक्यूलर, इसमें ये पार्टिकल्स जो है 2 इसके लिए और 1 इसके लिए, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, ट्राई मॉलिक्यूलर। तो नॉर्मली इस टाइप की रिएक्शन जिसके अंदर उसकी मॉलिक्यूलरिटी जो होती है उसको हम देख के बताते हैं, है ना, कितने पार्टिकल्स एक साथ कोलाइड कर रहे हैं वो हमें देख के पता चल रहा है, तो वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई। यानी कि जो उसका स्टाइकियोमेट्रिक नंबर होता है यहाँ पे बैलेंस करने के लिए जो नंबर है वो ही उसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाती है। और अब मॉलिक्यूलरिटी में देखो 2 हम कैटेगरी बनाते हैं मॉलिक्यूलरिटी के अकॉर्डिंग। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जिसमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों जो है वो सेम आ जाते हैं। तो वो बाई चांस की बात होती है लगभग। तो जो उसकी मॉलिक्यूलरिटी है यानी कि जो उसका यहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक नंबर आएगा, अब इसका जब आप रेट लॉ लिखोगे, ये जो रिएक्शन है इसके लिए रेट लॉ भी यही आएगा, के NO की पावर 2
और O2 की पावर 1। आ रही बात समझ में? तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा? इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 3 है। इसकी मॉलिक्युलरिटी पूछेंगे तो वो भी क्या है? 3 है। तो इस तरह से जो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ रहा है वही उसकी मॉलिक्युलरिटी आ रही है। अब यहाँ ये समझ गए होंगे आप कि मॉलिक्युलरिटी हम देख करके बता रहे इक्वेशन को, और ये जो पावर है ना, ये इसको देख के नहीं लिखा है हमने, ये कहाँ से आया है? ये एक्सपेरिमेंट से आया है। तो जब दोनों सेम है तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें एक टाइम में ये तीनों आपस में टकरा रहे हैं। फिर होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है? उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी कभी भी सेम नहीं होते हैं, ठीक है? ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी दोनों अलग अलग होंगे। कैसे? देखिए एग्जांपल। तो ये रिएक्शंस क्या होती है? जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है वो 1 स्टेप में हो जाती है, ठीक है? एक ही स्टेप में रिएक्शन हुआ, ये जैसे ये 3 पार्टिकल है, तीनों एक साथ टकराएंगे और प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। तो एलिमेंट्री रिएक्शन जो है वो आप ये भी बोल सकते हो, इट इज़ द 1 स्टेप रिएक्शन, ओके। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? इट इज़ मोर देन 1 स्टेप, होगा ही होगा इसमें एक से ज़्यादा। तो जब मोर देन 1 स्टेप रिएक्शन होगी उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री की तो यहाँ ये एग्जांपल लिखी है ना, ये 1 स्टेप में हो जाती है पूरी रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल मैंने ये लिखा है, देखो। अब ये रिएक्शन है, देखो, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब इसको यदि हम देखते हैं तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी? मॉलिक्युलरिटी तो हम देख के बता सकते हैं, इसकी 2 है और इसकी 1 है, तो कंप्लीट मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? इसकी 3। और यदि हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल होगा और उसको फिर मैकेनिज्म से हम रिलेट करते हैं। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसके अंदर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे बताओगे मैकेनिज्म से, वो आपको देखना है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो एक से ज़्यादा स्टेप में होगी, तो इसमें ये स्टेप हो रहे हैं, 2 स्टेप, ठीक है? जो फिर उसमें से कोई भी एक स्टेप जो होता है वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है? जैसे किसी रिएक्शन को 20 सेकंड्स में कंप्लीट होना है तो कोई एक स्टेप ऐसा होता है जो 18 सेकंड्स ले लेता है, बाकी का पूरा रिएक्शन 2 सेकंड्स में हो जाता है। अरे बात सुन में, मैं यदि बोलूँ कि इस पूरी रिएक्शन को कंप्लीट होने में 18 सेकंड्स लग रहे सपोज, तो उसमें से 15 सेकंड केवल एक स्टेप में लग गए और 3 सेकंड जो है वो रिमेनिंग रिएक्शन में लगे। तो ये जो स्टेप हुआ इसको हम क्या बोलेंगे? ये स्लोएस्ट स्टेप हुआ ना, ये सबसे धीरे हो रहा है, बाकी सारे स्टेप जो है वो फास्ट हो रहे हैं। तो जो स्लो स्टेप होता है उसके अंदर, अब देखो ये रिएक्शन है, इसमें ये हमने लिखा, ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप है। इस स्लो स्टेप में क्या होगा? ये इंटरमीडिएट बनेगा। जैसे ये फ्लोराइड जो बन रहा है ना, ये यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में, ये प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, जब आप रिएक्शन को लिखोगे तो प्रोडक्ट में से गायब मिलेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गई। तो जो स्टेप इंटरमीडिएट को बनाता है उस स्टेप को हम बोलते हैं स्लो स्टेप। वैसे भी पता चल जाता है, इंटरमीडिएट जब बनता है ना उसी में टाइम लगता है, और फिर जो अगले स्टेप्स होते हैं वो फास्ट होते हैं। तो जरूरी नहीं है फर्स्ट स्टेप ही स्लो स्टेप हो, कभी कभी बीच वाला स्टेप भी स्लो स्टेप हो जाता है ना? तो इस तरह से। तो अब ये क्या स्लो स्टेप, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई हुआ कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसमें एक से ज़्यादा स्टेप होंगे, कोई एक स्टेप जो है वो स्लो स्टेप होता है। उस स्लो स्टेप को हम क्या बोलते हैं? दैट स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि पूरे रिएक्शन का रेट जो है, जो स्पीड है उसकी, वो उसी स्टेप पे डिपेंड कर रही है ना? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है। यदि वो स्टेप जल्दी हो जाता है तो पूरा रिएक्शन जल्दी हो जाता है, इसलिए उस स्टेप को हम बोलेंगे रेट डिटरमिनिंग स्टेप। आगे बात सुन में। अब उस रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जो मॉलिक्युलरिटी आएगी वो ही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। कहने का मतलब ये जो स्टेप है, ठीक है, ये स्टेप कैसा है? स्लो स्टेप है। इसके लिए इसको देख करके अब आप रेट लॉ लिखते हो। मतलब इसका रेट लॉ कैसे लिखा? R = K, जो यहाँ पे स्टाइक्योमेट्री है। NO2 के सामने क्या लिखा हुआ है? 1 है, मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये 1 हो गया। F2 के सामने भी 1 हो गया, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो गई? 2 हो गई। इस स्टेप की मॉलिक्युलरिटी क्या हो गई? 2 हो गई। अब इसका ऑर्डर यदि आप निकालोगे तो रेट लॉ इसको देख करके ही लिखा जाता है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर NO2 के लिए क्या हो गया? ये NO2 के लिए ये फर्स्ट ऑर्डर, और F2 के लिए भी इसका ऑर्डर क्या है? 1। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1 + 1 दैट इज़ 2। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो उसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा
उसमें कितने पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, और जो उसकी पावर आ रही है उन पावर्स को यदि हम ऐड कर देते हैं तो वो उस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। तो जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उस एलिमेंट्री रिएक्शन में तो एक साथ ही सब कुछ हो जाता है, तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी वही होगा और मॉलिकुलरिटी भी वही होगी, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं वो एक से ज़्यादा स्टेप में होते हैं, तो उसमें फिर हमें कोई स्लो स्टेप जो होगा, जो सबसे धीरे हो रहा है, उस स्टेप को फाइंड आउट करना होगा कि उसमें क्या हो रहा है। उस स्टेप में जो उसकी मॉलिकुलरिटी आएगी, है ना, यहाँ पे जो उसकी स्टाइकियोमेट्री आएगी वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर इसकी मॉलिकुलरिटी 2 है, तो अब आप देखो ओवरऑल रिएक्शन यदि आप इसमें देखते हो, ओवरऑल हमें क्या दिखता है, ये रिएक्शन जो है इसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, है ना, 2 और 1, यदि आप इसको देखते हो तो। लेकिन एक्चुअल में उसका ऑर्डर क्या आ रहा है, 1 + 1, ये बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके लिए NO2 के लिए भी 1 और F2 के लिए भी 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग हो गया और मॉलिकुलरिटी उसकी अलग हो गई, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्या डिफरेंस है मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। मॉलिकुलरिटी आप रिएक्शन को देख करके बता सकते हो, एक टाइम में कितने पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं वो मॉलिकुलरिटी होती है। तो ये जो होती है ना मॉलिकुलरिटी भी हम देख के जो बता रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंट यानी कि इसकी वैलिडिटी जो है ना वो 3 पार्टिकल्स तक है। 3 पार्टिकल्स एक साथ टकरा सकते हैं सही सही एक डायरेक्शन में जैसा होना चाहिए, बट जब 3 से ज़्यादा होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे कोई बैलेंस्ड रिएक्शन में नंबर आते हैं, तो उसकी मॉलिकुलरिटी से फिर कोई मतलब नहीं होता है ना। कई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये स्टाइकियोमेट्री यहाँ इसके 5 पार्टिकल आ रहे हैं, इसके 8 आ रहे हैं या 6 आ रहे हैं, ऐसे होता है ना, तो वहाँ पे फिर मॉलिकुलरिटी जो है उसका कोई मीनिंग नहीं है ना। मतलब एक साथ इतने पार्टिकल थोड़ी टकरा सकते हैं, ठीक है। हमने बोला मॉलिकुलरिटी मतलब एक साथ कितने पार्टिकल टकरा रहे हैं, तो वो फिर क्या हो जाता है, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में चले जाते हैं। जब स्टाइकियोमेट्री बहुत ज़्यादा हो जाती है बैलेंस्ड रिएक्शन की, तब इसका मतलब वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होने का मतलब उसमें एक से ज़्यादा स्टेप हैं और उसमें से कोई एक स्टेप स्लो स्टेप है और उसके जो मॉलिकुलरिटी आएगी वो ही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। और ये जो स्टेप हो गया इसको हम एलिमेंट्री स्टेप बोल सकते हैं, स्लो स्टेप को, है ना, क्योंकि इसमें मॉलिकुलरिटी भी वही होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी वही होगा। जो अभी देखो, पहले जो हम रिएक्शंस पढ़ रहे थे वो क्या थे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो था वो डिफरेंशियल फॉर्म में था। डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होता है, एट ए टाइम हमें नहीं निकाल सकते, उसमें टाइम इंटरवल चाहिए, है ना, और या फिर हम उसको निकाल सकते हैं इंस्टेंट ग्राफ वगैरह प्लॉट करके। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो दूसरा मेथड दिया गया, जो दूसरा डेरिवेशन किया गया, वो था इंटीग्रेटिव रेट इक्वेशंस। तो इंटीग्रेटिव रेट इक्वेशंस में हम पर्टिकुलर टाइम पे रेट जो है वो किसी रिएक्शन का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे और कैसे उसको हम डिराइव करते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। तो फर्स्ट हमने लिया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अपने सिलेबस में 2 है, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कैसे करेंगे, देखिए ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, कोई भी रिएक्शन जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएगी। अब उसके लिए कैसे लिखेंगे हम, dr/dt लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, माइनस में इसकी पावर क्या लिख देंगे, 0, क्योंकि ऑर्डर क्या आ रहा है यहाँ पे 0। अब इसको इधर लेके आओगे, -dr/dt इक्वल्स टू, अब ये r की पावर 0 है तो r⁻0 1 हो गया, ये हो गया k, dr इसको इधर लेके गए, -k/dt, माइनस का साइन पे हम उधर लेके गए। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया, dr का इंटीग्रेशन हो गया r, और ये kt और ये c जो है क्या, वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब क्या करोगे, c की वैल्यू निकालने के लिए हम एक कंडीशन लगाते हैं, जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, इनिशियल टाइम पे r0 हमने लिया है तो ये कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, k × t 0 हो जाएगा ना, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1, दैट इज़ r0, r की जगह क्या लिख दोगे, r0 और फिर c, तो c इक्वल्स टू r0, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को वापस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, r इक्वल्स टू -kt प्लस r0, c इक्वल्स टू r0 है ना। अब क्या करोगे, kt को बाहर ले लिया, r0 माइनस r, ये हो गया k इक्वल्स टू r0 माइनस r/t। ये जो एक्सप्रेशन है ये न्यूमेरिकल्स में काम में आते हैं। r0 इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, r इज़ द कंसंट्रेशन एट टाइम t, और ये जो है टाइम दिया हुआ t। अब इससे हमने जो निकाला उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, क्योंकि ग्राफ पे भी जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू टाइप के। तो इसमें जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कौन सा ग्राफ सही जाएगा, डायरेक्ट आप देखोगे इसमें लोगे कंसंट्रेशन और टाइम का जो ग्राफ है। इस ग्राफ के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, दिस थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन वी कैन प्लॉट ए ग्राफ, क्या y इक्वल्स टू mx प्लस सी करते हैं ना, तो
इसके अंदर टी के अंदर और आर के अंदर कंसंट्रेशन में और टाइम में जो है हमने ग्राफ प्लॉट किया है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम। अब क्या हो जाएगा, इसका स्लोप जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ के, है ना। आर और टी में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो स्लोप जो हो गया माइनस के, इंटरसेप्ट किसके इक्वल हो जाएगा, आर नॉट के। तो इस तरह से ये ग्राफ जो है वो आएगा। तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बोर्ड के एग्जाम में। फिर से मैंने आपको समझा दिया, वैसे तो किया हुआ है। तो देखो टी हाफ क्या होता है, टी हाफ का मतलब है जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 50% रहे, ठीक है, रिएक्टेंट आधा हो जाए, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी उसके अंदर, आर नॉट बाई टू, है ना, क्योंकि एट ए टाइम टी उसका कंसंट्रेशन इनिशियल का आधा हो जाता है। तो ये हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे किसी भी रिएक्शन के टी हाफ निकालने में। टाइम क्या हो जाएगा, टी हाफ। अब हमने ये इक्वेशन जो है यहाँ पे अप्लाई किया, टी हाफ इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन के, यही वाला इक्वेशन जो फोर्थ वाला जो इक्वेशन है उसमें अब आप ये वैल्यू पुट कर दोगे। आर नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई टू अपॉन के। इसको सॉल्व करोगे तो टी हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर नॉट अपॉन टू के, यानी कि टी हाफ जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, डायरेक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल आ गया। ये आपको ध्यान देना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अब आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको याद है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, अभी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, वैसे ही आप उसको डिराइव करोगे वापस से तो क्या आ जाएगा, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log R naught that is the initial concentration upon R that is the concentration at time t, है ना। ये जो हो गया ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब टी हाफ निकालते हैं तो क्या करेंगे, वैसे ही 2.303 अपॉन के log R नॉट हो गया, R पे क्या लिख देंगे आप, R नॉट अपॉन टू, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाओगे, आर नॉट कैंसिल हो जाएगा और आपका जो कैलकुलेशन के बाद में आएगा 0.693 अपॉन के, ये वैल्यू आ जाएगी। तो टी हाफ जो है जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप लेते हो तो इसकी वैल्यू कहीं पे भी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, कहीं पे भी कंसंट्रेशन का इसका कोई लेना देना नहीं है। आप कितना भी लो, हाफ टाइम जो होगा वो के पे डिपेंड कर रहा है, 0.693 अपॉन के, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये जो फार्मूलाज है ये कहाँ काम में आते हैं, एक तो इनके डेरिवेशंस पूछेंगे, दूसरा जो है इनका न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम फर्स्ट ऑर्डर पे करते हैं, जीरो ऑर्डर पे भी करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का जो पोर्शन जितना बचा है वो करेंगे। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ओके।